नमस्कार और आज के इस गहन अध्ययन सत्र में हम एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेहद सटीक और विस्तृत क्लास नोट्स हैं। जी बिल्कुल। आज का हमारा विषय है विश्व की प्रमुख नदियां एवं झीलें। आज के इस चर्चा का माहौल बिल्कुल एक एडवांस्ड मास्टर क्लास की तरह होने वाला है। हम सिर्फ तथ्यों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि उन भौगोलिक कारणों को समझेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में गहराई से पूछे जाते हैं। नोट्स के पहले हिस्से यानी इंडेक्स को अगर मैं देखूं तो इसमें 3 भाग हैं। भाग 1 जिसमें विश्व की नदियां हैं, भाग 2 जिसमें विश्व की झीलें हैं और भाग 3 जो परीक्षा विशेषांक है। पर आज हमारा पूरा ध्यान मुख्य रूप से भाग 1 पर रहेगा। एकदम सही। तो भूगोल का अध्ययन करते समय सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो सामने आती है वो है नदियों और मानव इतिहास का गहरा नाता। नोट्स की शुरुआत में ही नदियों को सभ्यता का पालना यानी क्रीडल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया है। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सच है। मतलब दुनिया की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं ने नदियों के किनारे ही जन्म लिया। बिल्कुल, क्योंकि नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, वो खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और व्यापार के लिए प्राकृतिक जलमार्ग भी बनाती हैं। नोट्स में एशिया को सभी धर्मों और सभ्यताओं की आद्य भूमि कहा गया है। अगर हम उदाहरणों पर ध्यान दें तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे फली फूली। हाँ, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। जी, और हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता का आधार सिंधु नदी थी। उसी तरह प्राचीन चीनी सभ्यता हवांगहो नदी, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं, उसके किनारे पनपी। इन जोड़ियों को परीक्षार्थियों को सीधे तौर पर याद रखना चाहिए। ये सीधा सवाल बनता है एग्जाम में। तो भूगोल को थोड़ा और गहराई से समझने से पहले कुछ बुनियादी तकनीकी शब्दों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। उद्गम यानी ओरिजिन, जहां से नदी निकलती है, चाहे वो ग्लेशियर हो, झील हो या पहाड़। और दूसरा शब्द है संगम या मुहाना, जिसे माउथ कहते हैं। ये वो जगह है जहां नदी अपना लंबा सफर खत्म करके किसी समुद्र, झील या किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। और फिर आती है सहायक नदी। हाँ, सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी वो छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में आके मिलती है, जैसे गंगा में यमुना नदी आकर मिलती है। लेकिन जो 2 शब्द परीक्षाओं में सबसे ज्यादा भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व रखते हैं वो है अपवाह क्षेत्र, जिसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, और डेल्टा। अपवाह क्षेत्र का मतलब सिर्फ एक नदी की चौड़ाई नहीं है ना? एकदम नहीं। ये वो पूरा विशाल इलाका है जहां का पानी बहकर उस एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के तंत्र में आता है। और जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचकर धीमी हो जाती है तो वो अपने साथ लाई गई मिट्टी और गाद को जमा करने लगती है, जिससे वो त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर आकृति बनती है। बिल्कुल वही डेल्टा है। अब इन्हीं बुनियादी शब्दों को आधार बनाकर हम टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स यानी विश्व की शीर्ष 10 लंबी नदियों की बात करते हैं। मैं छात्रों से कहूंगी कि इस लिस्ट को रटने के बजाय तुलनात्मक अध्ययन के नजरिए से देखें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नील नदी है जो अफ्रीका में है और भूमध्य सागर में गिरती है। ये सबसे लंबी नदी है और 11 देशों से गुजरती है। फिर दूसरे नंबर पर आती है अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका में। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है और प्रवाह यानी वॉल्यूम में सबसे बड़ी है। सही पढ़ा आपने। तीसरे स्थान पर एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है जो चीन में है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। चौथे पर उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिजोरी नदी आती है जो मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टा पक्षी के पैर यानी बर्ड्स फुट के आकार का होता है। वाह, बर्ड्स फुट डेल्टा। और पांचवें पर एशिया और रूस की येनिसाई नदी है जो आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये आर्कटिक में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। छठे पर चीन की हुआंगहो नदी है जो बोहाई सागर में गिरती है। ये सबसे ज्यादा गार्ड या सिल्ट लाती है और इसे चीन का शोक भी कहते हैं। जी, और 7वें नंबर पर रूस की ओब नदी है जो ओब की खाड़ी से होते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती है। 8वें पर दक्षिण अमेरिका की पराना नदी है। 9वें नंबर पर अफ्रीका की कोंगो नदी आती है। कोंगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है ना? हाँ, और ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और 10वें नंबर पर
रूस और चीन के बीच सीमा बनाने वाली अमूर नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है। इस टेबल में एक प्रो टिप है और मैं इस पर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि येनिसी और ओब नदियां किस दिशा में बहती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भौगोलिक अपवाद है। ये दोनों नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। असल में रूस के उस इलाके की ढलान ही वैसी है, इसलिए इनका बहाव आम नदियों से बिल्कुल अलग है। परीक्षा बनाने वालों का ये पसंदीदा सवाल है। कमाल की बात है। चलिए टॉप 10 के इस बेहतरीन ओवरव्यू के बाद अब नोट्स में दिए गए 2 जलदैत्यों यानी द टाइटन्स की डीप प्रोफाइल पर आते हैं, नील और अमेज़न। शुरुआत करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी से। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। जी, और इसका उद्गम अफ्रीका की विक्टोरिया झील से होता है और ये भूमध्य सागर में अपना सफर खत्म करती है। इसकी दिशा वही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इस नदी के निर्माण का एक फ्लोचार्ट नोट्स में दिया गया है, जिसे समझना बहुत आसान है। हाँ, वो फ्लोचार्ट में देख पा रहा हूँ। तो पहले व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है, फिर दूसरी तरफ से इथोपिया की ताना झील से ब्लू नील निकलती है। ये दोनों धाराएं सूडान के खार्तूम शहर में आकर आपस में मिलती हैं। यहाँ से आगे जब ये बढ़ती है तब इसे आधिकारिक तौर पर नील नदी कहा जाता है और आगे चलकर इसमें अदबारा नदी भी जुड़ जाती है। तो व्हाइट नील और ब्लू नील खार्तूम में मिलती हैं, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये ऐसी अकेली प्रमुख नदी है जो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर दोनों को पार करती है। आन या गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा जाता है। ये 11 देशों में फैली हुई है और प्रसिद्ध एस्वान बांध या एस्वान डैम इसी नदी पर स्थित है। यहाँ मैं एक एग्जाम फोकस वार्निंग देना चाहूंगी छात्रों को। जरूर बताइए। परीक्षा में जब भी सबसे लंबी नदी का उत्तर देना हो तो वो हमेशा नील नदी ही होगा, पर अगर सवाल जल प्रवाह यानी वॉल्यूम पर हो तो बात बदल जाती है। वहीं आती है हमारी दूसरी टाइटन अमेज़न नदी, जिसे हम विश्व की जल रानी भी कह सकते हैं। अमेज़न नदी की लंबाई 6,400 किलोमीटर है, यानी ये दूसरे स्थान पर है। ये पेरू के एंडेस पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इसका विश्व रिकॉर्ड लंबाई में नहीं बल्कि जल प्रवाह में है। पूरी दुनिया के कुल ताजे पानी का 20% हिस्सा अकेले अमेज़न में है। इसका बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है, जहां अमेज़न के घने वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट मौजूद है। इन्हीं जंगल को हम पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। ये तथ्य सच में हैरान करने वाला है। और इसके बारे में एक और खास बात नोट्स में लिखिए। इस पूरी विशाल नदी पर कोई भी पुल यानी नो ब्रिज, वहां पर एक भी पुल नहीं है और ये कोई विशाल डेल्टा भी नहीं बनाती। हाँ, पुल ना होने का एक मुख्य कारण उस इलाके की प्राकृतिक संरचना है। नदी इतनी चौड़ी हो जाती है बारिश के मौसम में और आसपास इतने घने दलदली जंगल हैं कि पुल बनाना लगभग असंभव है। लेकिन ये नदी लगभग 1,600 किलोमीटर तक नौगम्य यानी नेविगेबल है। यहाँ जहाज चल सकते हैं। ये 7 देशों से गुजरती है। और इसकी सहायक नदियों के नाम भी काफी दिलचस्प हैं। जी, जिसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मडेरा, पुरोस, जापुरा, रियो नीग्रो और टोकैंटन्स। इन नामों को ध्यान में रखना चाहिए। मडेरा और रियो नीग्रो तो काफी फेमस हैं। तो नील और अमेज़न के बाद अब आगे बढ़ते हैं। नोट्स के अगले सेक्शन में हमारे पास हैं महाधमनियां यानी अमेरिका और चीन की नदियां। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की महाधमनी मिसिसिपी मिजोरी नदी की। इस नदी की लंबाई 6,275 किलोमीटर है। ये अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में एक झील है, लेक इटास्का, वहां से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये मुख्य रूप से यूएसए में ही बहती है। यहाँ नोट्स में परीक्षा के नजरिए से कुछ रामबाण तथ्य दिए गए हैं बुलेट फॉर्म में। मैं उन्हें समझा देती हूँ। सबसे पहला और सबसे हिट सवाल जो पूछा जाता है वो है इसके डेल्टा के बारे में। ये नदी पक्षी के पंजे का डेल्टा यानी बर्ड्स फुट डेल्टा बनाती है। दूसरी बात, जहाँ ये नदी गिरती है वहाँ न्यू ऑर्लियंस शहर बसा है और जहाँ मिसिसिपी और मिसूरी का संगम होता है वहाँ सेंट लुइस शहर है। और इसके इलाके में प्रेरी मैदान बनते हैं जो गेहूं और मक्का की खेती के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बिल्कुल सही। एक और तथ्य ये है कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है
वो अक्सर भयंकर बावंडरों से प्रभावित रहता है, इसीलिए इस इलाके को टॉर्नेडो एली भी कहा जाता है। अब अमेरिका से चलकर एशिया की ओर आते हैं। चीन की दो महान नदियां, पहली है यांगजे नदी जो 6,300 किलोमीटर लंबी है। ये तिब्बती पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। शंघाई और वुहान जैसे शहर इसी पर स्थित हैं। यांगसे नदी चीन की आर्थिक उन्नति की आधारशिला है। इस नदी की सबसे विशेष बात यह है कि इस पर 3 गॉर्जेस डैम स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। इसके बेहतरीन अपवाह क्षेत्र की वजह से इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं, और ये चीन का सबसे व्यस्त जलमार्ग या गोल्डन वाटरवे है। और दूसरी नदी है ख्वांगहो या येलो रिवर। इसकी लंबाई 5,464 किलोमीटर है। ये कुनलुन पर्वत से निकलती है और बोहाई सागर में गिरती है। यहाँ एक्सपर्ट डेंजर मार्क बना हुआ है नोट्स में इस नदी के आगे। हाँ, वो खतरे का निशान इसीलिए है क्योंकि इसे चीन का शोक या सौरो ऑफ चाइना कहा जाता है, और इसका कारण ये है कि नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। रास्ता क्यों बदलती है इतना ज्यादा? पीली मिट्टी बहाकर लाती है। ठीक है। ये विश्व में सर्वाधिक गाद या सिल्ट धोने वाली नदी है। जब ये मिट्टी नदी के तल में जमा हो जाती है तो पानी नए रास्ते ढूंढने लगता है। हालांकि ये प्राचीन चीनी सभ्यता का पालनहार भी है, पर इसकी तबाही इसे ये नाम देती है। समझ गया। अब सेक्शन 5 की बात करते हैं, एशिया पार्ट 1, जिसमें हिमालयी और दक्षिण पूर्व नदियां आती हैं। भारत, चीन और बांग्लादेश का हिमालयी नदी तंत्र। शुरुआत ब्रह्मपुत्र नदी से करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ये 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से बहकर गुजरती है। परीक्षा में इसके नामों के सफर पर लगातार सवाल आते हैं। इसे एक फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं। हाँ, वो फ्लो चार्ट जरूर समझाइए। देखिए, तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है इसे तैंगपो कहते हैं। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे जमुना नाम मिल जाता है। और एक विशेष बात यह है कि असम में ये माजुली नाम का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप या रिवर आइलैंड बनाती है। सही याद दिलाया आपने। अब बारी आती है सिंधु और गंगा नदी की। सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है, और हमारे देश का नाम इंडिया इसी नदी यानी इंडस से पड़ा है। वहीं गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ दोबारा एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स है, लाल रंग के साइरन के साथ, नामों के कंफ्यूजन को लेकर। ये बहुत ज़रूरी वार्निंग है। ध्यान दीजिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना कहते हैं। जब पद्मा और जमुना नदियाँ आपस में मिलती हैं तब इस संयुक्त धारा का नाम मेघला हो जाता है, और यही मेघना नदी आगे चलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये तो पक्का याद रखना होगा। पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती हैं। अब दक्षिण पूर्व और पश्चिम एशिया पर आते हैं। सबसे पहले मेकोंग नदी। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखा कहा जाता है ना? जी, ये 6 देशों से बहती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, और अंत में दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ये लाओस और थाईलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसे पूर्व की डान्यूब या डान्यूब ऑफ द ईस्ट का उपनाम भी दिया गया है। और म्यांमार की जीवन धारा कहलाने वाली इरावदी नदी, ये वहीं की मुख्य नदी है, और प्रसिद्ध शहर यांगोन, जिसे रंगून भी कहते हैं, वो इसी पर स्थित है। इसका संगम अंडमान सागर में होता है। बिल्कुल। और पश्चिम एशिया की ओर बढ़ें तो वहाँ इराक की दजला और फरात नदियां हैं, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटिस। इन्हीं के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। ये दोनों नदियां आगे चलकर आपस में मिलती हैं और शत अल अरब बनाती हैं, जो फारस की खाड़ी में गिरती है। अब नोट्स के अंत में से यानी सेक्शन 6 एशिया पार्ट 2 पर बढ़ते हैं। इसमें रूस और उत्तरी एशिया की साइबेरियन नदियां हैं। हमने शुरुआत में इनकी थोड़ी चर्चा की थी, येनेसी और ओब नदी। हाँ, ये येनेसी विश्व की 5वीं सबसे लंबी नदी प्रणाली है। ये दक्षिण से उत्तर बहकर आर्कटिक महासागर में गिरती है और मध्य सिबेरिया की मुख्य नदी है। वहीं ओब नदी
अल्ताई पर्वत से निकलती है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है इर्तिश। इन दोनों का तंत्र दुनिया की सबसे लंबी प्रणालियों में गिना जाता है। और ओब नदी गिरती कहाँ है? ये गल्फ ऑफ ओब से होते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसका एक विशेष तथ्य ये है क्योंकि ये उत्तर की ठंडी दिशा में बहती है, सर्दियों में इसका मुहाना जम जाता है और पानी पीछे की ओर फैलकर एक विशाल दलदल या स्वम्प्स का निर्माण करता है। कमाल है। और तीसरी नदी है अमूर नदी, जिसे द ब्लैक ड्रैगन रिवर या हेलोंगजियांग भी कहते हैं। ये रूस और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और प्रशांत महासागर की तातर जल संधि में गिरती है। अब इस अध्ययन सत्र का सबसे परीक्षा उपयोगी हिस्सा आ रहा है, एग्जाम स्पेशल टेबल, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां दी गई हैं। परीक्षार्थियों को इस टेबल की हर एक पंक्ति को ध्यान से सुनना चाहिए। पहला नाम है अमू दरिया। अमू दरिया जी, ये नदी उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है। ये पमीर पर्वत से निकलकर अरल सागर में गिरती थी। ये मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी नदी है सिर दरिया। ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बहती है और टियन शान पर्वत से निकलती है। ये भी अरल सागर में गिरती थी। अब गिरती थी क्यों कह रही हैं? यहाँ खतरे का एक बड़ा निशान बना है नोट्स में। हाँ, क्योंकि पानी मोड़ने के कारण अरल सागर लगभग पूरी तरह सूख गया है। ये एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी है, जहां आर्थिक फायदे के लिए नहरों का निर्माण करके इन नदियों का पानी मोड़ दिया गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर चीन की तारिम नदी है। तारिम नदी चीन की नदी है और ये कराकोरम और कुनलुन से निकलती है ना? बिल्कुल। और ये लॉप नूर झील में जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये एक अंतःस्थलीय यानी इनलैंड नदी है, जो समुद्र तक नहीं पहुंचती बल्कि रेगिस्तान में ही सूख जाती है। अच्छा, अब आगे की लिस्ट में पढ़ता हूँ। चौथी नदी थाईलैंड की चाओ प्राया नदी है। ये थाई उच्च भूमि से निकलकर थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है और जो बैंकॉक शहर है वो इसी नदी पर स्थित है। इसे रिवर ऑफ किंग्स कहते हैं। पांचवे पर रेड रिवर है, जो वियतनाम और चीन की नदी है। ये यूनान से निकलती है और टोंकिन की खाड़ी में गिरती है। वियतनाम का हनोई शहर इसी नदी पर स्थित है। छठी नदी महावेली गंगा है। ये श्रीलंका की नदी है, जो हॉटन प्लेन से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान की हेलमंड नदी है। ये हिंदुकुश पर्वत से निकलती है और हामून झील में जाती है। ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। आखिरी में आठवें नंबर पर सेल्वेन नदी आती है, जो चीन, म्यांमार और थाईलैंड से होकर बहती है। सही। सेल्वीन तिब्बत से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई अंडमान सागर में जाके गिरती है। ये टेबल सच्ची में खजाना है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। एकदम सही कहा आपने। यूरोप की नदियों को अक्सर लाइफलाइंस ऑफ यूरोप कहा जाता है। जी। इसमें सबसे पहले बात आती है उन नदियों की जिन्हें हम द जायंट्स ऑफ यूरोप या यूरोप के दिग्गज कह सकते हैं। इसमें दो नाम बहुत प्रमुख हैं, वोल्गा और डैन्यूब। तो शुरुआत वोल्गा नदी से करते हैं। यूरोप के नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे प्रमुख लकीर है। क्यों? क्योंकि ये पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई करीब 3530 किलोमीटर्स है। सही कहा ना मैंने? एकदम सही। और अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। ये रूस की वल्डाई पहाड़ियों से निकलती है और एक लंबा सफर तय करते हुए सीधे कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। और सबसे खास बात यह है कि इसे मदर वोल्गा कहा जाता है। हाँ, मदर वोल्गा। ये रूस की राष्ट्रीय नदी है और इसका पूरा का पूरा प्रवाह क्षेत्र, मतलब शुरू से अंत तक, सिर्फ रूस के अंदर ही है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि इतनी लंबी नदी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार ही नहीं करती। लेकिन इसके ठीक उलट यूरोप की दूसरी दिग्गज नदी है डैन्यूब। सही कहा। वोल्गा अगर अपनी सीमाओं में सिमटी है तो डैन्यूब नदी यूरोप की सबसे बड़ी कूटनीतिज्ञ या कह लें डिप्लोमैट नदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। बिल्कुल। पूरे विश्व में इसे द मोस्ट इंटरनेशनल रिवर माना जाता है। ये कुल 10 अलग-अलग देशों से होकर बहती है। इसका जन्म जर्मनी के रहस्यमयी ब्लैक फॉरेस्ट इलाके में होता है,
और वहां से बहते हुए ये काला सागर यानी ब्लैक सी में अपना सफर खत्म करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से डैन्यूब नदी के बारे में एक एग्जाम सुपर हिट पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है। हाँ, राजधानियों वाला पॉइंट। जी, डैन्यूब नदी यूरोप के 4 अलग-अलग देशों की राजधानियों के बीच से होकर गुजरती है। ये 4 राजधानियां हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। पानी के बंटवारे और व्यापार को लेकर ये सच में एक भू राजनीतिक अजूबा है। इतने सारे प्रमुख शहरों को जोड़ने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। अब अगर यूरोप के इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब्स मतलब आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों की बात करें तो 2 नदियां बहुत अहम हो जाती हैं, राइन नदी और पो नदी। राइन नदी की भौगोलिक स्थिति बहुत ही विशेष है क्योंकि ये भ्रंज घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। यहाँ रुककर थोड़ा भ्रंज घाटी या रिफ्ट वैली को डिकोड करना जरूरी है। ये असल में होती क्या है? देखिए, जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो बीच की जमीन नीचे धंस जाती है। इससे एक गहरी खाई या घाटी बन जाती है। राइन नदी इसी तरह की धसी हुई घाटी से बहती है। समझ गई। और ये यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। मतलब समुद्र के अलावा अगर महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों में जहाजों से सबसे ज्यादा व्यापार कहीं होता है तो वो राइन नदी पर ही होता है। ये जर्मनी के रूर कोयला क्षेत्र से भी तो गुजरती है। बिल्कुल, रूर क्षेत्र कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। इसी वजह से इतिहास में और आज भी इसे कोयला नदी कहा जाता है। अंत में ये उत्तरी सागर में गिरती है जहां विश्व प्रसिद्ध रॉटरडैम बंदरगाह मौजूद है। ये स्पष्ट करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूर क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों था। दूसरी तरफ पो नदी है जिसे इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी, जिस तरह गंगा नदी ने भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी इलाकों को जीवन और उपजाऊ मिट्टी दी है, उसी तरह पो नदी इटली के लोम्बार्डी मैदान को बेहद उपजाऊ बनाती है। ये इटली की सबसे लंबी नदी है ना? हाँ, और अपनी उपजाऊ यात्रा पूरी करने के बाद ये पूर्व की ओर एड्रियाटिक सागर में जाकर मिलती है। यूरोप के नक्शे में एक क्विक बॉक्स और है जिसमें कुछ ऐसी नदियां हैं जो सीधे तौर पर बड़े शहरों की पहचान है। मैं एक एक करके इनका फ्लो बताती हूँ। जी, बताइए। जैसे फ्रांस का पेरिस शहर सीन नदी के किनारे बसा है जो आगे जाकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। बिल्कुल। लंदन की बात करें तो थेम्स नदी के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये उत्तरी सागर में गिरती है। सही है। फिर जर्मनी के प्रमुख शहर हैम्बर्ग और ड्रेसडन एल्ब नदी के किनारे हैं और ये भी उत्तरी सागर की ओर जाती है। अंत में यूक्रेन की राजधानी कीव से होते हुए नीपर नदी बहती है जिसका संगम काला सागर में होता है। एकदम परफेक्ट। इन नदियों ने यूरोप के आधुनिक इतिहास को आकार दिया है। अब हम यूरोप से आगे बढ़कर सीधे अफ्रीका महाद्वीप की ओर चलते हैं। अफ्रीका का भूगोल जितना विशाल है वहां की नदियां उतनी ही रहस्यमयी और ताकतवर हैं। अफ्रीका में सबसे पहला नाम आता है कॉन्गो नदी का। इसे जायरे नदी भी कहा जाता है। अगर हम मैप को देखें तो ये नदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार पार करती है। जी हाँ, इक्वेटर को 2 बार। इसके अलावा कॉन्गो दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है। कुछ जगहों पर इसकी गहराई लगभग 220 मीटर तक है। 220 मीटर मतलब एक 70 मंजिला इमारत के बराबर। बिल्कुल। और अगर हम नदी में मौजूद पानी की मात्रा या वॉल्यूम की बात करें तो अमेज़न के बाद ये पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आती है। इसी विशाल जल प्रवाह का इस्तेमाल करने के लिए इस पर मशहूर इंगा बांध बनाया गया है। अगर भूमध्य रेखा को कांगो काटती है तो अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में एक और नदी है जो मकर रेखा को काटती है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पार करती है। ये लाइन कटर नदियां अक्सर परीक्षाओं में उलझन पैदा करती हैं, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पश्चिमी अफ्रीका में एक नदी है नाइजर नदी जिसे ऑयल रिवर भी कहते हैं। इसे ऑयल रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नदी मार्ग का इस्तेमाल पाम ऑयल के व्यापार के लिए सदियों से होता आ रहा है। मैप पर इसका आकार बिल्कुल एक बूमरैंग जैसा नजर आता है। और ये गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। बिल्कुल सही। अफ्रीका की अन्य प्रमुख नदियों में ज़ाम्बेज़ी और ऑरेंज नदियां भी आती हैं। ज़ाम्बेज़ी नदी का नाम आते ही विक्टोरिया जलप्रपात की तस्वीर उभरती है, दुनिया के सबसे शानदार जलप्रपातों में से एक। और ज़ाम्बेज़ी पर करीबा बांध बना है जो दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। और ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ये वहां के प्रसिद्ध हीरा खनन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अफ्रीका से निकलकर अब अटलांटिक महासागर पार करते हैं और उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की ओर बढ़ते हैं। लोग अक्सर उत्तरी अमेरिका का नाम आते ही सिर्फ मिसिसिपी नदी के बारे में सोचते हैं। हाँ, मिसिसिपी के अलावा भी वहां बहुत सी नदियां हैं,
मैकेंजी नदी का उदाहरण लीजिए। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ये उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। और क्योंकि ये आर्कटिक के बेहद करीब है, ये अधिकतर समय जमी रहती है। बिल्कुल। इसके बाद आती है सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी महान झीलों को यानी ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। एकदम सही। और इसी वजह से ये सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग बन जाती है। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक जैसे शहर इसी पर स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो रियो ग्रांडे नदी बहुत अहम है। ये यूएसए और मेक्सिको के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे प्राकृतिक सीमाओं का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। और प्राकृतिक अजूबों में कोलोराडो नदी का जिक्र जरूरी है। ये नदी प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। मशहूर हुवर बांध इसी नदी पर बना है। और अंत में ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। उत्तरी अमेरिका से अब दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी पराना है। पराना नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये दूसरी सबसे लंबी नदी है वहाँ की। इस पर इटाइपू बांध भी तो है। जी हाँ, इटाइपू बांध। और ये रियो डे ला प्लाटा से होते हुए अटलांटिक में गिरती है। इसके अलावा ओरिनोको नदी है जो वेनेजुएला में कच्चे तेल के भंडारों के लिए जानी जाती है। और इसी की सहायक नदी चुरून पर एंजल फॉल्स स्थित है। बिल्कुल। फिर साओ फ्रांसिस्को नदी है जिसे ब्राजील की राष्ट्रीय एकता की नदी कहा जाता है। और मैग्डलेना नदी जो कोलंबिया की प्रमुख नदी है और एंडीज से निकलकर कैरेबियन सागर में गिरती है। दक्षिण अमेरिका से हम सीधे ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। वहाँ का मुरे डार्लिंग बेसिन बहुत प्रसिद्ध है। ये ऑस्ट्रेलिया की गंगा यमुना है। इसे वहाँ का अन्न का कटोरा या फूड बॉल कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वान नदी है जिसके किनारे पर्थ शहर बसा है। भूगोल के नोट्स में एक दिलचस्प शब्द आता है, अंतःस्थलीय प्रवाह या इनलैंड ड्रेनेज। ऑस्ट्रेलिया का ईयर झील बेसिन इसका उदाहरण है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, लेकिन अंतःस्थलीय प्रवाह में नदी का पानी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे कूपर क्रीक नदी रेगिस्तान में ही सूख जाती है। ईयर झील बेसिन इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब उन नदियों पर नजर डालते हैं जो देशों के बीच प्राकृतिक दीवारें या इंटरनेशनल बॉर्डर रिवर्स का काम करती हैं। अगर हम टेबल को देखें तो रियो ग्रांडे यूएसए मेक्सिको के बीच है। अमूर नदी रूस और चीन के बीच है। मेकोंग नदी लाओस और थाईलैंड के बीच। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी को बांटती है। और ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड को। उरुग्वे नदी अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच है। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका को जिम्बाब्वे और बोत्सवाना से अलग करती है। और जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बहती है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो महाकाली और मेची नदियां भारत और नेपाल के बीच है। फेनी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच। और झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक महत्वपूर्ण सीमा बनाती है। अब कुछ विश्व रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जो नदियों के नाम दर्ज हैं। हमने द लाइन कटर्स यानी 2 बार काटने वाली नदियों की बात की थी। विश्वत रेखा को कॉन्गो, मकर रेखा को लिम्पोपो और कर्क रेखा को भारत की माही नदी काटती है। भौतिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे गहरी नदी कॉन्गो है। सबसे बड़ी या वॉल्यूम में अमेज़न है। सबसे तेज बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। और सर्वाधिक गाद लाने वाली या विश्वासघाती नदी चीन की हुआंगहो है। कुछ नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर भी बहती हैं, जैसे नील नदी। हाँ, और रूस की येनिसे, ओब और लीना नदियां भी। अब उन शहरों की बात करते हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं। मैं राजधानियों की टेबल पढ़ती हूँ। लंदन थेम्स पर, पेरिस सीन पर, रोम टाइबर पर, बर्लिन स्प्री पर, वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक पर, मॉस्को मस्कवा पर, काहिरा नील पर, बगदाद टाइग्रिस पर, वियना डेन्यूब पर, बैंकॉक चाओ फ्राया पर और टोक्यो सुमिदा या अराकावा नदी पर है। और अगर हम प्रमुख व्यापारिक शहरों की टेबल देखें तो न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। शंघाई यांगजी पर है। लाहौर रावी नदी पर है। कराची सिंधु नदी के मुहाने पर है। बिल्कुल। हैम्बर्ग एल्ब पर, शिकागो नदी पर, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस पर, खार्तूम उस संगम पर है जहां नीली और सफेद नील मिलती हैं। चटगांव कर्णफुली नदी पर है और पर्थ स्वान नदी पर। अब आते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपातों पर। टॉप 5 जलप्रपातों में पहला है एंजल जलप्रपात। ये वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, लगभग 1 किलोमीटर। ये ओरिनोको की सहायक चुरून नदी पर है। पानी जमीन पर गिरने से पहले ही धुंध या मिस्ट बन जाता है। दूसरा है विक्टोरिया जलप्रपात। ये जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर है।
इसका स्थानीय नाम मौसी उतुनिया है, यानी गरजता हुआ धुआं। ये सबसे बड़ी जल की चादर बनाता है और एक यूनेस्को धरोहर है। तीसरा है नियाग्रा जलप्रपात। यूएसए कनाडा सीमा पर नियाग्रा नदी पर ईरी और ओंटारियो झील के बीच ये जल विद्युत के लिए मशहूर है और इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। चौथा है इग्वाजू जलप्रपात, जो अर्जेंटीना ब्राजील सीमा पर है। इसकी विशेषता ये है कि ये 275 झरनों का समूह है, जो इसे दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात बनाता है। और पांचवा है दक्षिण अफ्रीका का तुगेला जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 948 मीटर है। ये एंजल के बाद दूसरा सबसे ऊंचा है। अगर हम एग्जाम कैप्सूल बॉक्स से क्विक मैच करें, सबसे ऊंचा है एंजल, सबसे चौड़ा है इग्वाजू, आयतन में सबसे बड़ा है कॉन्गो नदी पर बोयोमा या स्टेनली, और सबसे प्रसिद्ध है नियाग्रा। मैं यहाँ इन नोट्स में देख रही हूँ, लेकिन अगर इसे बहुत ही सरल भाषा में समझना हो तो तकनीकी रूप से एक झील आखिर होती क्या है? अगर हम इसकी एक बहुत ही सटीक और सरल परिभाषा देखें तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद वो विस्तृत गड्ढे जो चारों ओर से स्थल यानी जमीन से घिरे होते हैं, उन्हें हम झील कहते हैं। इनका पानी आमतौर पर स्थिर होता है। हाँ, और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य भी है। झीलों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक पूरी अलग शाखा है। इसे लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल, लिम्नोलॉजी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। अब अगर हम झीलों के प्रकार की बात करें तो हमारे नोट्स में मुख्य रूप से 5 प्रकार की झीलों का जिक्र है। इन पांचों को इनके बनने की प्रक्रिया से समझना चाहिए। पहला प्रकार है विवर्तनिक झीलें या टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक प्लेट्स से जुड़ा हुआ। एकदम सही। जब पृथ्वी की नीचे की प्लेटें खिसकती हैं या टकराती हैं तो जमीन में दरारें या बड़े गड्ढे बन जाते हैं। समय के साथ जब इनमें पानी भर जाता है तो ये विवर्तनिक झीलें बन जाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कैस्पियन सागर है। तो ये पृथ्वी के भीतर की हलचल का नतीजा है। और दूसरा प्रकार जो यहाँ है वो है ज्वालामुखीय या क्रेटर झील। देखिए, इसके नाम से ही बात साफ हो जाती है। जब कोई ज्वालामुखी फटकर शांत हो जाता है तो उसके ऊपर का मुंह एक विशाल कटोरे जैसा बन जाता है। इसे ही हम क्रेटर कहते हैं। जब इसमें बारिश का पानी भर जाता है तो ये खूबसूरत झील बन जाती है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका बेहतरीन उदाहरण है। समझ गई। तीसरे प्रकार पर आते हैं जहां मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। नोट्स में इसे लगून कहा गया है। ये समुद्र के तट पर खारे पानी की झील होती है, लेकिन ये मुख्य समुद्र से अलग कैसे हो जाती है? इसे ऐसे विजुलाइज करें, एक बहुत बड़ा समुद्र तट है। समय के साथ लहरें अपने साथ बहुत सारी बालू या मिट्टी लाकर किनारे पर जमा करने लगती हैं। धीरे धीरे ये बालू की दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि वो समुद्र के कुछ पानी को काटकर एक अलग हिस्से में कैद कर लेती है। इसी खारे पानी के हिस्से को लगून कहते हैं। ओडिशा की चिल्का झील इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। चौथा प्रकार है गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। ये नाम थोड़ा अजीब है, गोखुर यानी गाय का खुर। हाँ, इसका आकार ही इसका नाम तय करता है। ये नदियों द्वारा बनाई जाती है। जब कोई नदी मैदानी इलाकों में बहती है तो वो एकदम सीधी नहीं चलती, सांप की तरह बल खाकर चलती है। इसे विसर्प या मिएंडर कहते हैं। कभी कभी बहाव तेज होने पर नदी अपना घुमाव छोड़कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है और वो घुमावदार हिस्सा मुख्य नदी से कट जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील एक गोखुर झील ही है। और आखिर में पांचवा प्रकार है ग्लेशियल झीलें। ये तब बनती हैं जब बर्फ के विशाल पहाड़ यानी ग्लेशियर खिसकते हैं। ये जमीन को खुरशकर गहरे गड्ढे बना देते हैं। बाद में जब बर्फ पिघलती है तो इन्हीं गड्ढों में पानी भर जाता है। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स इसी का परिणाम है। इन प्रक्रियाओं को समझने के बाद तो झीलें अब पृथ्वी की आत्मकथा जैसी लग रही हैं। चलिए अब अपने देश की तरफ रुख करते हैं। नोट्स में भारत के जल रत्नों के नेशनल रिकॉर्ड्स की सूची है। मैं इस लिस्ट को देख रही हूँ और मुझे एक कन्फ्यूजन है। अगर पूछा जाए कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तर है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। हाँ, और जैसा हमने अभी बात की, ये एक गोखुर झील है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षाओं में आता है। भारत की प्रसिद्ध तुलबुल परियोजना इसी वुलर झील पर स्थित है। लेकिन मेरा असली कन्फ्यूजन इसके बाद शुरू होता है। खारे पानी की झीलों में सांभर झील और चिल्का झील दोनों का नाम सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में अलग-अलग जगहों पर दर्ज है। इसे कैसे डिकोड करें? देखिए, ये अचूक परीक्षा मंत्र है जो सुनने वालों को याद रखना चाहिए। खारे पानी की झीलों को 2 अलग स्थितियों में बांटा जाता है। अगर सवाल है कि इनलैंड
यानी अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो चारों तरफ से सिर्फ जमीन से घिरी है? तो उत्तर राजस्थान की सांभर झील होगा। यहाँ देश का लगभग 8 से 9% नमक उत्पादन होता है। तो सांभर पूरी तरह से जमीन के बीचों बीच है, और चिल्का के मामले में? चिल्का एक लगून है। अगर पूछा जाए कि कोस्टल लगून या सिर्फ क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उत्तर चिल्का झील होगा। ये ओडिशा में है और इसके साथ 2 खास बातें हैं। ये नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है और ये भारत की पहली रामसर साइट भी है। अब ये अंतर बिल्कुल साफ हो गया। लंबाई की बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जो केरल में है। बिल्कुल। केरल की मशहूर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील में आयोजित होती है और कोची का वेलिंगटन द्वीप भी इसी वेम्बनाड झील का हिस्सा है। और सबसे ऊंची झील का रिकॉर्ड सिक्किम की चोलामू झील के पास है, जिसे सोलामो भी कहते हैं। हाँ, ये समुद्र तल से लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर है। भूगोल के अध्ययन में एक अहम तथ्य ये भी है कि तीस्ता नदी का उद्गम इसी चोलामू झील से होता है। हमने पहले महाराष्ट्र की लोनार झील का जिक्र किया था। नोट्स बताते हैं कि ये क्रेटर या उल्कापाती झील है, मतलब ये अंतरिक्ष से गिरे किसी पत्थर से बनी है। मुख्य मान्यता यही है कि हजारों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के टकराने के कारण ये क्रेटर बना था। हाल ही में ये झील न्यूज में थी क्योंकि सूक्ष्म जीवों और लवणता के बदलाव की वजह से इसका पानी अचानक से एकदम गुलाबी हो गया था। प्रकृति के भी अपने अलग ही रंग हैं। नेशनल रिकॉर्ड्स के आखिरी पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल झील ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इसे प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि रिहंद बांध के निर्माण के दौरान जमा हुए पानी से बनाया गया है। चलिए अब ग्लोबल स्केल पर बात करते हैं। नोट्स में क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की 10 सबसे बड़ी झीलों की सूची है। टॉप 10 झील भौगोलिक रूप से ज्यादातर उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका में केंद्रित है। ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। टेबल को डिकोड करें तो नंबर 1 पर कैस्पियन सागर है, जो यूरेशिया में है और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर पर सुपीरियर झील आती है, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तीसरे स्थान पर अफ्रीका की विक्टोरिया झील है, जो 3 देशों से घिरी है। चौथे नंबर पर फिर से उत्तरी अमेरिका की ह्यूरॉन है और 5वें पर मिशिगन है। इसकी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से सिर्फ एक देश यानी यूएसए में स्थित सबसे बड़ी झील है। 6ठे नंबर पर अफ्रीका की टांगानिका झील है, जो मीठे पानी की विश्व की सबसे लंबी झील है। 7वें नंबर पर रूस की बैकाल झील है। 8वें पर कनाडा की ग्रेट बियर झील है, जो एकदम आर्कटिक सर्कल पर स्थित है। 9वें स्थान पर अफ्रीका की मालावी झील है, जिसमें दुनिया की सर्वाधिक मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। और 10वें नंबर पर है कनाडा की ग्रेट स्लेव झील, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। इस लिस्ट के टॉप पर कैस्पियन सागर है। इसकी एक स्पेशल प्रोफाइल नोट्स में है। पहला सवाल यही है कि इसे सागर क्यों कहते हैं जबकि ये एक झील है? इसके 2 कारण हैं। पहला, इसका विशाल आकार, जो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, और दूसरा, इसका खारा पानी। लेकिन तकनीकी रूप से ये एक लैंडलॉक झील है। इसका महासागर से कोई सीधा संपर्क नहीं है। ये समुद्र तल से 28 मीटर नीचे है। अगर ये चारों तरफ से बंद है तो इतने बड़े जल निकाय में पानी आता कहाँ से है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना 80% पानी इसी में गिराती है। यूराल नदी भी यहीं मिलती है और इसके किनारे बसे अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है वो तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके किनारे वाले देशों को याद रखना आसान नहीं लगता। इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिसे हम एक शब्द में समेट सकते हैं, तारीख। TARIK। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तारीख, ये ट्रिक तो सच में बहुत काम की है। अब उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका की महान झीलों यानी ग्रेट लेक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की महान झीलें। अगर हम इन्हें नक्शे पे पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखें तो ये क्रम होगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। सुपीरियर क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है वो इन्हीं झीलों का हिस्सा है ना? हाँ, नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो के ठीक बीच में स्थित है। इन सभी झीलों का पानी सेंट लॉरेंस नदी से होकर निकलता है। इनके नामों को याद रखने की ट्रिक है होम्स, HOMES। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन,
ईरी और सुपीरियर। यहाँ नोट्स में एक एग्जाम ट्रैप बॉक्स भी है, क्षेत्रफल और आयतन का अंतर। यहाँ अक्सर लोग उलझते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है, लेकिन आयतन या वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो वो रूस की बैकाल झील है। ये बहुत ही बारीक अंतर है। अब अफ्रीका की महान झीलों पर नजर डालते हैं, जिन्हें रिफ्ट वैली जिम्स भी कहा जाता है। विक्टोरिया झील सबसे बड़ी है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील की भौगोलिक खासियत है कि विषुवत रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है। ये व्हाइट नील नदी का उद्गम भी है। इसे घेरने वाले 3 देशों की ट्रिक है, तुक, TUK, तंजानिया, युगांडा और केन्या। और इसके बाद टांगानिका झील है। टांगानिका विश्व की सबसे लंबी झील है और बैकाल के बाद दूसरी सबसे गहरी। ये ग्रेट रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में स्थित है। अफ्रीका की तीसरी महत्वपूर्ण झील मलावी है, जहां सर्वाधिक मछलियों की प्रजातियां हैं। अब रूस की बैकाल झील पर आते हैं, जो एक यूनेस्को साइट है। इसके रिकॉर्ड्स चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, 1642 मीटर, सबसे पुरानी भी है और इसका आयतन सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया का 20% ताज़ा पानी सिर्फ इसी एक झील में समाया हुआ है। यहाँ की जैव विविधता के कारण इसे रूस का गैलापागोस भी कहा जाता है। और यहाँ मीठे पानी की अनोखी सील पाई जाती है, निरपा। हाँ, निरपा। और नदियों का गणित देखें तो 300 से ज्यादा नदियां, जैसे सिलेंगा, इसमें पानी गिराती हैं, लेकिन निकलती केवल एक ही है, अंगारा नदी, जो आगे जाकर येनीसे नदी में मिल जाती है। चलिए, अब हम चरम झीलों और वन लाइनर्स पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खारे पानी की। तुर्की की वान झील। ये विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। इसकी लवणता 330% है। मतलब इसमें कपड़े धोने के लिए शायद साबुन की जरूरत ही ना पड़े। अगली चरम झील है मृत सागर, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच है। यह पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है, समुद्र तल से 430 मीटर नीचे। इसका घनत्व इतना ज्यादा है कि इंसान इसमें डूबता नहीं है, तैरता है। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर है, जिसे डाइंग लेक कहा गया है। इसकी कहानी दुखद है। सिंचाई के लिए अमू दरिया और सिर दरिया नदियों के पानी को मोड़ दिया गया। इसके कारण ये विशाल झील अब 90% तक सूख चुकी है। ऊंचाई की बात करें तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, जहां नाव चलाई जा सकती है। इसे हनीमून लेक भी कहते हैं। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ओजोस देल सलाडो 6390 मीटर पर सबसे ऊंची झील है, लेकिन ये एक क्रेटर झील है। अब आते हैं रैपिड फायर रिवीजन पर। नदियों के उपनाम। बिहार का शोक कोशी नदी है, बंगाल का शोक दामोदर और ओडिशा का शोक महानदी है। वहीं असम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र है, दक्षिण की गंगा गोदावरी है और केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी है। नदियों के गुणों में लिखा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुएरी बनाती हैं। जब नदी बिना शाखाओं में बटे एक सीधी धारा के रूप में सीधे समुद्र में गिरती है तो उसे एस्चुरी कहते हैं। और भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं राइन, नर्मदा, ताप्ती और जॉर्डन। लूनी नदी को लैंडलॉक नदी कहते हैं, क्योंकि ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल। झीलों का निचोड़ देखें तो झीलों का देश फिनलैंड है, फिंगर लेक्स USA में है, और वो तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? वो मणिपुर की लोकटक झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहीं दुनिया का दुर्लभ संगाई हिरण मिलता है। मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के पास है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो हरीके बैराज से निकलती है। यहाँ एक आखिरी कंफ्यूजन पॉइंट है। हाँ, ये अक्सर गलत हो जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो उत्तर कावेरी होगा, उसकी पवित्रता के आधार पर। तो आज हमने छोटे से क्रेटर से लेके विशाल कैस्पियन झील और सबसे गहरी बैकाल झील तक का सफर तय किया। इस पूरी चर्चा के बाद अरल सागर का उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करता है। इंसानी सिंचाई गतिविधियों के कारण वो डाइंग लेक बन गया। तो हमें सोचना चाहिए कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखलंदाजी का क्या असर होगा। क्या हम बैकाल की निरपा सील और अपनी इन ग्रेट लेक्स को बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए।